आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित बेसिक बातों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य बात होगा संविधान के बारे में, संविधानवाद के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्ति का पृथक्करण, लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद, प्रस्तावना, इन सब चीज़ों को देखेंगे। साथ में हम संवैधानिक नैतिकता के बारे में पढ़ेंगे, न्यायालय की सर्वोच्चता के बारे में आज देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि संविधान के अंतर्गत समस्या, समाधान, पुलिस, सेना, सरकार आदि का वर्णन किया गया है। वही संविधानवाद में समाज, परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सभी संविधानवाद के अंतर्गत आता है। इसी के आगे हम राज्य व्यवस्था के बारे में देखें, इंडियन पॉलिटी के बारे में, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। विधायिका में हमारा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में चर्चा किया गया है। वहीं कार्यपालिका के बारे में देखें तो विधियों का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका का कार्य है, नीति का निर्माण करना कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका हमारी दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का हर 5 साल 6 साल बाद चुनाव होता है। वहीं एक अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें जैसे IAS, IPS, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, इन सब से सभी कार्यपालिका के भाग होते हैं। न्यायपालिका का मेन कार्य जो होता है कि विवादों का निवारण करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एक है जो कि दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय, हर राज्य के अपने अपने न्यायालय होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जैसे कि असम के, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट का न्यायालय जो है असम में लगता है। और आगे हम देखने का कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ों में हम आज डिफरेंस को देखेंगे। जैसे कि म्यांमार में सेना का शासन है, वहीं भारत सेना के साथ साथ सारी शक्तियां सेना के पास होता है। सेना के हाथों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी चीज़ें जो होती है जो सेना के हाथ में, जैसे कि विधि बनाना, न्याय के कार्य को देखना, कार्यपालिका को देखना, सभी होता है सेना के हाथों में। वहीं ईरान के बारे में हम देखें तो ईरान में धार्मिक नेता सबसे प्रमुख होते हैं, जैसे आयतुल्लाह खुमैनी अभी हाल ही में। वहाँ सरकार सर्वोच्च होती है जो कि धार्मिक नेता ही होते नहीं। वहीं भारत में ऐसा है कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, जिसमें कि सर्वोच्च विधि हो गई, अनुच्छेद है, अनुसूचियाँ हैं, अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं, एक्ट के बारे में जिसमें कि भाग है। ये सभी भारत की संविधान के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। हम संविधान के अंतर्गत आने वाली कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे कि सरकार के 3 अंगों के बारे में देखेंगे तथा उसके शक्तियों के बारे में देखेंगे। शक्तियों का उल्लेख है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ऊपर हमने देखा है। सरकार के शक्तियों को सीमित करना भी संविधान का कार्य है, जिसमें कि शक्ति का पृथक्करण ना करके शक्ति का बंटवारा किया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अलग कार्य दिया गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, विधायिका का कार्य अलग अलग दिया गया है। इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता मिलती है, जैसे प्रस्तावना, मूल अधिकार, DPSP में सभी का प्रावधान किया गया है। साथ ही आगे हम देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, जिसमें कि स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, अधिकार, ये सभी संविधान के अंतर्गत दिया गया है। संविधान के अंतर्गत सीमित सरकार है, संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सरकार है, विधि की सर्वोच्चता है, विधि का शासन है, लोकतांत्रिक सरकार है, जैसे कि भारत, USA, इन सभी में लोकतांत्रिक सरकार है। संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं देता है। जैसे कि म्यांमार में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि एक ही व्यक्ति का शासन है या फिर एक परिवार का शासन है। यहाँ पे जुंटा का शासन है, जिसे कि हम लोग सैनिक शासन का नाम दिया जाता है। वहीं शासकों की सर्वोच्चता है, शासकों की विधि ही बनाती है, व्यक्ति के शासन नहीं दिया गया है इसमें। आइए हम 3 देशों के बारे में चर्चा करते हैं और देखेंगे कि तीनों में सिमिलैरिटी क्या है और तीनों में अंतर क्या है। वहीं USA और भारत की बात करें तो यहाँ सर्वोच्च संविधान है, सरकार इसके सीमित है, सरकार भी संविधान के अंडर आती है, मूल अधिकार इसमें दिया गया है। उत्तर कोरिया में सरकार सर्वोच्च है, संविधान असीमित है। वहीं अगर इंग्लैंड, ब्रिटेन की बात करें तो लिखित संविधान नहीं होने के बावजूद स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शासन सीमित है, संविधानवाद विद्यमान है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, वहीं 12 अनुसूचियाँ जिसके अंतर्गत सभी का प्रावधान किया गया, जिसमें DPSP, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। साथ ही भारत में संसदीय समिति जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चलता है, 1951 के तहत, जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय करती है। हम न्यायपालिका को समझने का प्रयास करते हैं। न्यायपालिका तटस्थ है और निष्पक्ष संस्था है जिसका मूल कार्य विवादों का समाधान करना है, जिसमें कि विवाद सरकार के बीच सभी चीज़ों का विवाद का सुलटाना करना न्यायपालिका का ही कार्य है। आगे हम शक्ति के पृथक्करण को देखते हैं। शक्ति का पृथक्करण जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। शक्ति का पृथक्करण सरकार के शक्तियों को सीमित करना होता है। यही कारण है कि स्वतंत्रता अधिक है। अमेरिका ने पहली बार लिखित संविधान का निर्माण दिया और शक्ति का पृथक्करण का विचार भी दिया, क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार की शक्ति बढ़ती है। केंद्रीकरण का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के पास सारा शासन होना, जिससे कि उस व्यक्ति का पावर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि वह शक्तियों का गलत उपयोग करना स्टार्ट कर देता है। आइए हम आगे लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसा चीज़ है जो कि तानाशाही के खिलाफ तैयार हुआ था, जिसमें कि जैसे कि तानाशाही के भय से हुआ है स्टार्ट, जबकि लोकतंत्र शासन का मूल आधार है आपसी सहमति, जिसके लिए नियमित निर्वाचन का प्रावधान होता है, जिसमें कि लगातार वर्षों के ऊपर चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिससे कि बार बार जनता को जवाब देना पड़ता है। जवाबदेही सरकार बनाती है। लोकतंत्र के अंतर्गत जनता शक्ति का केंद्र होता है, जिसके द्वारा सरकार का निर्माण करना और हटाया भी जा सकता है। लोकतंत्र सरकार में स्वतंत्रता और अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार बेहतर होती है बशर्ते किसी और सरकार के कंपैरिजन में। आइए हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, जिसमें कि सरकार निर्वाचित होती है। लोकतांत्रिक सरकार बहुमत अल्पमत होने के बाद भी उसका दमन नहीं किया जाता है, सभी को एक समान समझा जाता है। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव भी लोकतंत्र के सामाजिक के विरुद्ध है। असहमति, मतभेद और आलोचना का स्वीकार किया जाता है। ये सारी बातें लोकतंत्र के अंदर ही संभव है। आइए हम राज्य की परिभाषा को देखते हैं। राज्य का मतलब वो नहीं बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, वो राज्य नहीं। राज्य का मतलब यह है कि उसका एक अपना भौगोलिक आकार होना चाहिए, एक वैधानिक संकल्पना होनी चाहिए। राज्य का विचार अमूर्त है, जिसमें कि उसके पास अपना पर्सनल भूभाग, जनसंख्या, सरकार, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। हम आगे संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है, सर्वोच्च विधि है। कोई भी विधि इसके विपरीत या इसके प्रतिकूल नहीं जा सकती। संविधान के द्वारा सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ मिलती है, साथ ही प्रतिबंध भी लगाया जाता है। सरकार और व्यक्ति के बीच संबंधों का निर्धारण भी संविधान ही करता है। संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जो कि सभी के शक्तियों का निर्धारण करता है। आगे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि यह केवल विधि की सर्वोच्चता नहीं, अपितु यह सामाजिक न्याय परिवर्तनों का एक उदाहरण है। समय काल के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है, जिसके लिए संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया, संसदीय विधि का निर्माण किया गया है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा बार बार इसके निगरानी किया जाता है, साथ ही उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है। इन सभी प्रावधानों को जब जोड़ दिया जाता है तो इसे राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी कहा जाता है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जाता है। आइए हम आगे प्रस्तावना के बारे में देखते हैं, जिसमें कि हम भारत के लोग संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, न्याय हमारे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि सामाजिक न्याय, सभी को एक समान महत्व दिया जाए। आर्थिक न्याय, भेदभाव पैसे से नहीं किया जाए, सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए। राजनीतिक न्याय, जिसमें कि सभी को बराबर की भागीदारी दी जाए। स्वतंत्रता का विचार है, जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था, उपासना, अपने किसी भी प्रकार की आस्था रख सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने की आस्था रख सकते हैं। और इसमें समानता है, समानता जैसे अवसर की समानता, सभी को एक बराबर अवसर दिया जाए, भेदभाव करना नहीं चाहिए। लिंग के अनुसार, जाति के अनुसार, कास्ट के अनुसार, इन सभी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही स्टेटस के अनुसार
बंधुता के बारे में देखते हैं, जैसे व्यक्ति की गरिमा और एकता, अखंडता, इन सभी प्रस्तावना के अंतर्गत दिया गया। आइए हम समाजवाद के शब्दों को देखते हैं। समाजवाद का मुख्य रूप है कि आर्थिक समानता, जिसमें कि सभी को एक बराबर हिस्सा में बांट दिया जाता है और सभी को एक समान घर, गाड़ी, सभी चीज़ों का एक समान वितरण किया जाता है। इसके अंदर मकान, ज़मीन, फैक्ट्री, गाय, भेड़, बकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के एक समान दिया जाता है। वहीं अगर हम पूंजीवाद या फिर उसके विपरीत चीज़ों को देखें तो जिसमें कि घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक ज़रूरतें तो दी जाती है, लेकिन साथ ही और बहुमूल्य चीज़ें जैसे कि उसे प्रतिस्पर्धा के ऊपर आधार पर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति योग्य होगा योग्यता के अनुसार दिया जाता है, संसाधनों का विभाजन क्षमता के अनुसार किया जाता है। हम भारतीय संविधान के दस्तावेज के बारे में देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान न केवल एक सर्वोच्च विधि है, अपितु न्याय का एक दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि भारत स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थापित करना संविधान का मूल उद्देश्य है, जिसमें कि सभी को बराबर अधिकार दिया जा सके, भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की प्रस्तावना को सामाजिक न्याय के रूप में उल्लेखित किया गया। कल्याणकारी कार्य किए गए। कल्याणकारी राज्य को समाज का न्याय का पर्याय ही कहा गया। 1991 के बाद भारत में बाजारवाद, पूंजीवाद आर्थिक प्रणाली अपना ली गई, जिसमें कि LPG रिफॉर्म माना जाता है। इससे पर्याय ये नहीं है कि लोगों में भेदभाव किया जाता है। इससे है कि लोग आय में वृद्धि कर आम जनता के लिए कल्याणकारी कार्य किया जाए, उसके कल्याण के लिए कार्य किए जाए। लोकतंत्र और गणतंत्र में हम अंतर देखेंगे, जिसमें कि लोकतंत्र जो कि ब्रिटेन से लिया गया, वहीं गणतंत्र USA से लिया गया है। लोकतंत्र के अंदर संसदीय शासन होती है, वहीं गणतंत्र के अंदर अध्यक्षीय शासन होती है, जैसे प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है। साथ ही लोकतंत्र के अंदर संसद शासन सर्वोच्चता होती है, महाराज, लॉर्ड सभा गैर निर्वाचित होते हैं। वहीं गणतंत्र के अंदर शक्ति का पृथक्करण होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, किसी एक के पास नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, सभी संस्था का निर्वाचित होती है, राज्यसभा, लोकसभा हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग जनसंप्रभुता का उदाहरण है, जो कि लोकतंत्र का प्रतीक है, और हम भारत के लोग ही विस्तार लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन के रूप में किया जाता है। हम ही लोग जब चुनाव के माध्यम से अपने लोगों को संसद में बिठाते हैं, एक तरीके से वो हमारा ही शासन होता है। भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था रखी गई है, सांसद निर्वाचित है तथा राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। इसीलिए भारत लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक के साथ साथ गणतांत्रिक भी है। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता के बजाय संसदीय शासन को विचार को लिया। USA में न्यायिक सर्वोच्चता के विचार, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ पे हम कुछ शब्दों को समझने का कोशिश करते हैं। संविधान निर्माताओं, जैसे कि संसदीय सर्वोच्चता का मतलब है कि संसद ही सर्वोच्च होगी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा और संसद के बातों को ध्यान दिया जाएगा। जबकि भारत में संसदीय शासन मतलब कि संसद में जो कानून बनेगा, जो भी कार्य होगा देश में, वह संसद में ही बनेगा, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का बार बार निगरानी रहेगा। किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर संविधान के खिलाफ जाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को पलट सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है, लेकिन इसमें भी कुछ विरोधाभास रहे, जैसे कि किसी राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र का अभाव, जैसे कि कोई भी पार्टी छोड़कर चला जाता है लोकतंत्र के पार्टी के अंदर, जैसे BJP, आम आदमी पार्टी हुई, JDU हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गई, इन सभी के अंदर लोकतंत्र का अभाव है। राजनीतिक अपराधीकरण में बढ़ोतरी हो रहा है तथा अपराधियों का राजनीतिकरण में बहुत बड़ी चुनौती है। राजनीतिक को जो चंदा मिलता है, डोनेशन आम जनता से प्राप्त होता है, उसका विवरण भी नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ हमारे के अंदर खामियां हैं, हमारे लोकतंत्र के अंदर खामियां हैं, जिसे कि सुधारा जा सकता है।
प्रस्तावना, स्वतंत्रता और समानता के बीच के सामंजस्य को देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना के माध्यम से सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए भाग 4 में DPSP के शामिल किया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी समान महत्व दिया गया है। संविधान के भाग में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। उदारवाद, समाजवाद, सामाजिक न्याय और सामाजिक आर्थिक समानता का समर्थन करते हुए संविधान निर्माण का मध्यम मार्ग अपनाया गया है। सभी को एक समान महत्व दिया गया है, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। साथ ही हम आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार में दखल देना संभव नहीं है, अन्यथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था चीन के भांति हो जाएगी, जो कि पुट्टा स्वामीवाद 2017 में कहा गया था। पुट्टा स्वामीवाद के बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। मुद्दा यह था कि आधार परियोजना के तहत बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डेटा के संग्रह से निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, जैसे कि आधार कार्ड से रिलेटेड में, जिसमें हम फिंगरप्रिंट अपना डालकर सारा चीज़ करते हैं, जो कि हमारा बैंक से और अन्य चीज़ों से भी कनेक्ट होता है। यही होता है हमारा निजता का। आगे हम संवैधानिक नैतिकता के मुद्दों को देखते हैं। संवैधानिक नैतिकता क्या होता है और संवैधानिक नैतिकता से क्या मतलब है। प्रस्तावना में संविधान की आत्मा, दर्शन और आदर्श है, इसीलिए प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता, न्याय संवैधानिक आदर्श के रूप में उल्लेखित किया जाता है। प्रस्तावना में निम्नलिखित अवयव शामिल है, जिसमें कि संविधान के निर्माण के शक्तियों का स्रोत दिया गया है, सरकार की प्रणाली दी गई है, जिसमें कि संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। इसमें कुछ आदर्शों की बात करता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता। आइए हम संविधान के निर्माण की तिथि को देखते हैं, जो कि 26 जनवरी 1949 को पूर्ण तरीके से हो गया था। भारतीय समाज अत्यधिक परंपरागत है, जो कि जाति, धर्म, लिंग जैसे आधारों को मान्यता देती है। वहीं संविधान स्वतंत्रता और समानता के आधुनिक मूल्यों पर भी टिका हुआ है, जो कि संविधान में वर्णित है और ये समाज में वर्णित है। लिंग, जाति, धर्म समाज में वर्णित है। सामाजिक नैतिकता के बाद एवं संवैधानिक नैतिकता के बीच टकराव की स्थिति में संवैधानिक नैतिकता को प्राथमिकता दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा नवतेज सिंह जौहर केस में 2014 के मामले में। यदि कोई संवैधानिक पदाधिकारी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो इसे संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अवकाश के बाद राज्यपाल जैसे पद नहीं लेना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 65 साल के बाद जज के पद से हटा दिया जाता है, यानी कि अवकाश हो जाता है। तो उसमें ऐसा दिया गया है कि वो आराम से घर बैठ जाएं, क्योंकि वो उन्हें एक समाज में भगवान का दर्जा दिया गया है, लॉर्ड का दर्जा दिया गया है। वैसे व्यक्ति को राज्यपाल का बनना शोभा नहीं देता है, वही इसमें नैतिकता का उल्लंघन माना जाता है। ये कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें नैतिकता का उल्लंघन माना जाता है। आगे हम देखने का प्रयास करेंगे प्रस्तावना और उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को लेकर क्या क्या व्याख्याएं दी हैं। संविधान की व्याख्या का अंतिम दायित्व जो होता है वो न्यायालय के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। अगर जैसे संविधान के अंदर कोई शब्द, एक ही शब्द लिख कर छोड़ दिया गया और उसका डिफिनेशन के बारे में देखा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम निर्णय देती है, जो कि बेरूबारीवाद 1960 में निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना के अनुसार आम जनता संप्रभु है, इसीलिए यदि भारतीय संसद के द्वारा कोई भी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को दी जा रही है, इसके लिए आम जनता की इच्छा जानना आवश्यक है, जो कि संप्रभु है, जिसे जनमत संग्रह भी कहा जाता है। जनमत संग्रह मतलब कि पूरे जनता से राय लिया जा सके, किसी भी तरीके से पूछ कर या फिर डिजिटल तरीके से या फिर किसी भी तरीके से जनमत संग्रह किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इसे भी खारिज करते हुए, अपने निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि संसद या सरकार के लिए संसद के शक्ति को स्रोत नहीं है, अपितु हम भारत के लोगों को संसद का निर्वाचन करना होगा और शासन की शक्तियों का संसद के सरकार के पास होगा। इसका मतलब ये है कि पहले पूरे जनता को निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब चीज़ों को बनाना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा को बनाना पड़ेगा और वो जाकर हमारे लिए कार्य करेंगे। वही इस चीज़ों को दिया गया है। ये होता है संसद सर्वोच्चता के बारे में दिया गया है।
न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है क्योंकि संविधान वैधानिक दस्तावेज है, जबकि प्रस्तावना एक आदर्श है। संसद के द्वारा किसी भी विभाग को विदेशी राज्य को सौंपने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। वहीं जब बांग्लादेश के साथ भी भूमि का शेयर हुआ था 2014 में, भी तो संविधान संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 3 में राज्य के अंतर्गत भौगोलिक परिवर्तन के लिए लागू होता है, विदेशी राज्यों के लिए नहीं। आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 जो है वो भारत के भूमि के बारे में चर्चा करता है। 18वीं लोकसभा चुनाव के टाइम में कच्चा तीबू द्वीप का मुद्दा उठा था, जो कि श्रीलंका को दे दिया गया था, जिसमें कि बहुत सारी राजनीति हुई थी। इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था। आइए हम इसे देखते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रावधानों को स्वीकार किया गया और यूएनओ के समुद्री कानून 1982 के यूएन क्लॉज के अनुसार कच्चा द्वीप श्रीलंका के भाग में माना गया, जैसे कि 20 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल के दिया जाता है, उसमें कि श्रीलंका के क्षेत्र में आया, इसलिए श्रीलंका को दे दिया गया। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम आगे प्रस्तावना एवं उसके आधारभूत ढांचे को देखते हैं। परंपरागत रूप से उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान की व्याख्या करते समय संविधान शब्दों का ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि संविधान की व्याख्या शब्दों के बजाय भावनाओं को भी बल दिया जाए, ना कि शब्दों पे जाया जाए, भावनाओं को भी अधिक तवज्जो दिया जाए। केशवानंद भारती बाद में उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांतों को परिवर्तित करते हुए कहा कि संविधान केवल अनुच्छेद का संग्रह नहीं, अपितु यह सिद्धांत का वैचारिक और विचारधारा का एक संग्रह है, जिसका उद्देश्य संसद, अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो संसद 2/3 बहुमत के साथ कर सकती है, लेकिन इसका संशोधन संसद 2/3 बहुमत से नहीं कर सकती। यह संयोग का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन, पंथ, निरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, स्वतंत्रता और निरपेक्षता, निरपेक्ष निर्वाचन, विधि के समक्ष समानता, शक्ति पृथक्करण, संसदीय शासन को संविधान के आधार पर ढांचा माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का भाग है, अपितु संविधान की व्याख्या में सहायता भी ली जा सकती है। यह सार्वभौमवाद में। आइए हम आगे देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव हो सकता है। आर्टिकल 368 के तहत डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने कहा था कि 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकता है, लेकिन केशवानंद भारती बाद में 2/3 बहुमत के आधारभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है, और प्रस्तावना में उल्लेखित अधिकांश सिद्धांत आधारभूत ढांचे के भाग है, इसीलिए इसका संशोधन नहीं हो सकता है। इससे प्रतीत होता है कि संविधान के कुछ अस्थायी प्रावधान हैं जिसे नहीं हटाया जा सकता है और ना ही उसमें संशोधन किया जा सकता है, पर कुछ संसद में परिवर्तित कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का अस्थायी भाग है, लेकिन प्रस्तावना में किसी भी सिद्धांत को जोड़ा जा सकता है। आइए हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना बाध्यकारी है या नैतिकता। संविधान में उल्लेखित प्रस्तावना निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य अबाध योग है, नॉन जस्टिसेबल है और गैर अधिशास्त्रपूर्ण है। अबाध योग का आशय यह है कि किसी भी विधि को न्यायालय में प्रस्तावना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, और न्यायालय प्रस्तावना को लागू करने के लिए कोई भी आदेश नहीं पारित कर सकता है। वहीं इसमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकती है, लेकिन वहीं इसमें नहीं लागू कर सकती है। अगर किसी का फंडामेंटल वायलेट हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है। जिसमें कि एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी राज का मतलब है कि लोगों के लिए कल्याण का कार्य करना, जैसे कि बेसिक सुविधा उपलब्ध कराना, शिक्षा, रोजगार। इतना ही, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।